नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हमारे पास दैनिक जीवन में रसायन। क्या नाम है? दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं। चैप्टर का नाम लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5, और इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये अगर हम इसके नंबर की बात करें कितने नंबर का आता है, तो दोस्तों इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, और 4 नंबर का ये चैप्टर आपको मिलता है। यानी 4 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी लेसन में से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी बहुत है, बस आपको रेगुलर इसको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन। तो आपने रसायन का नाम सुना होगा। रसायन जो होता है ये क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। रसायन, रसायन को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों केमिकल। क्या बोला जाता है? केमिकल। रसायन को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या बोला जाता है? केमिकल। तो आपने ये भी सुना होगा कि जो भी हम उत्पाद, यानी मार्केट से जो भी जितने भी उत्पाद यूज करते हैं, जैसे खाने के हो, नहाने के हो, कपड़े धोने के हो, खेती बाड़ी में, खेती बाड़ी में यूज होने को हो, बीज हो, खाद हो, मकानों को बनाने के लिए सीमेंट हो, जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, लगभग सभी में किसी ना किसी रूप में केमिकल होता है। तो केमिकल जो होता है दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, यानी नुकसानदायक होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन पदार्थों का यूज करना चाहिए जिनमें केमिकल कम मात्रा में मौजूद हो या ना के बराबर हो। देखो आज हर पदार्थ में किसी ना किसी रूप में मौजूद होता ही है। ठीक है, तो हमने अभी ये देखा इस चैप्टर में कि केमिकल जो होता है, रसायन जो होता है, वो हमारे एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा है, एक अंग बन चुका है। ठीक है, आपने थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले सुना होगा कि पहले जो पुराने आदमी, आज से 50 साल 100 साल पहले के जो आदमी हैं, वो एक देशी भोजन किया करते थे, है ना। यानी उनका जो खान पान था, रहन सहन था, वो सब देशी था, बिल्कुल, है ना। वो कोई उनका कोई पैशन नहीं था, वो जैसा था वैसा ही रहता था। लेकिन आजकल हर आदमी मुंह, है ना, जब मुंह होता है तो उस पर पता नहीं क्या क्या पोते रहते हैं। तो हर खाने पीने में भी पता नहीं क्या पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो ये हार्मफुल होता है और केमिकल इनमें मिला होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन। ये हमारा चैप्टर है, और इसमें सबसे जो अपना टॉपिक होगा, सबसे पहला जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा हमारा सबसे पहला अम्ल, सार और लवण के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? अम्ल, सार और लवण। ये आपने पहले भी सुना होगा, बताओ सुना है? अम्ल, सार और लवण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अम्ल, सार और लवण। सबसे पहले हम इनको नेचुरल रूप में देखेंगे, यानी प्राकृतिक तौर पर, है ना। नेचुरल रूप में यानी प्राकृतिक रूप में हम इनको पढ़ेंगे सबसे पहले, कि प्राकृतिक रूप में इन्हें कैसे समझा जाता है, किस प्रकार से इन्हें हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, हम कैसे समझे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा सार है, कौन सा लवण है। तो ये चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करेंगे इनमें। तो मैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताऊंगा। जो अम्ल होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड। क्या बोला जाता है? एसिड। सार को बेस बोला जाता है, और लवण को सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप ये भी याद रख लेना कि इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है। वैसे नाम याद रखना जरूरी है इंग्लिश में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनमें अम्ल की। किसकी बात करेंगे अपन? अम्ल की बात करने वाले हैं। देखो अम्ल क्या होता है, किसे कहते हैं? अम्ल, एसिड क्या होता है, ध्यान देखना, समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताता हूं अम्ल क्या होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जिनको खाने से हमें खट्टापन महसूस होता है। क्या महसूस होता है? खट्टापन महसूस होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल।
ठीक है ना। यानी कि अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब यानी कि खट्टापन उनमें महसूस होता है। अब इनका एक और परीक्षण होता है, परीक्षण है ना, जांच करने के लिए क्या करते हैं कि अगर जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, ये भी ध्यान रखना है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। तो ये आप साथ के साथ नोट्स में इनको लिखते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ने में, ठीक है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल मौजूद होता है और कौन कौन सा अम्ल उनमें पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सिरका। किसका नाम सुना होगा, सिरका। तो सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आप इनको लिख लीजिएगा, नोट्स में लिख लेना साथ के साथ, है ना। तो सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल होता है। इसी प्रकार जो इमली होती है, ध्यान देना, इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार आपने नींबू, है ना, नींबू, या अपने साथ में ले सकते हैं कच्ची केरी, है ना, कच्ची केरी। इनमें दोनों में सेम अम्ल पाया जाता है और उसका नाम होता है सिट्रिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल भी इसको बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। ओके, अगला हम देखते हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा संतरा, है ना। संतरा में चूंकि ये सब खट्टे लगते हैं, आपने खाया होगा ना। संतरा जो होता है इसमें भी अम्ल पाया जाता है, वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें पाया जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक और हम बात समझते हैं, जैसे दूध, है ना, दूध। अब आप सोच रहे होंगे यार दूध तो खट्टा नहीं लगता, लेकिन दूध से दोस्तों दही बनता है, ठीक है। और इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल इनमें पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे चींटी, जब हमें चींटी डंक मारती है, चींटी का डंक, है ना, चींटी जब दोस्तों हमें डंक मारती है तो हमारी बॉडी में एक अम्ल स्रावित करती है, अम्ल छोड़ती है। और उस डंक की वजह से जहां पर वो डंक मारती है वहां पर लाल लाल धब्बा हो जाता है और सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा अम्ल होता है, वो कौन सा अम्ल छोड़ती है चींटी, वो होता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, है ना। या इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने सुना होगा जठर रस, है ना, जठर रस, इसमें कौन सा अम्ल होता है। अब आप सोच रहे होंगे यार जठर रस क्या होता है। दोस्तों जठर रस क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। हमारे शरीर में जठर ग्रंथियां होती है और उन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ बातें जो है, कुछ अम्ल है जो है, इनको याद तुम्हें रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो आपको परीक्षा में पूछ लिया गया या टीचर के द्वारा पूछा गया कि बताइए जी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम झटाक से बोल देंगे, है ना, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताओ नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद आपको रखना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने अम्ल के बारे में जाना। अच्छा, टॉपिक अम्ल का यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, ये हम इनका बेसिक रूप देख रहे हैं, यानी प्राकृतिक तौर पे इनको कैसे समझा जाता है ये हम इनकी बात कर रहे हैं। इनकी हम वैज्ञानिक अवधारणाएं पढ़ेंगे, वैज्ञानिक परिभाषाएं पढ़ेंगे, तो उसको भी आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार की। किसकी बात करेंगे, सार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों बेस। क्या बोला जाता है, बेस। देखो अभी हमने देखा कि जो अम्ल था वो स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान देना जो सार होते हैं, सार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये ध्यान रखना। सार जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बात समझ में आएगी। अम्ल जो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि सार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। और
जैसे हमने देखा था, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि सार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा दोस्तों, नीला करता है, नीला कर देता है। ठीक है ना, ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि जो सार होता है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो नीला कर देता है, और अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और मैं आपको इनकी सारे की प्रॉपर्टीज बताता हूँ। जो सार होता है दोस्तों, ये स्पर्श में अगर अपन टच करते हैं, स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। चिकना चिकना लगता है। सार जो होता है स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। समझ गए बात है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, सार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और सार स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इनके हम एग्जाम्पल या उदाहरण एक दो जैसे हमने 19 में देखा था, इसके भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, जैसे कौन कौन से सार होते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये याद रखना है अभी आपको, फिर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है दोस्तों NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। इसी प्रकार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सार के एग्जाम्पल है ना। KOH, पोटेशियम को K से लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे MgOH का होल क्वाइज। देखो, जब भी कोष्टक के बाहर 2 लगा हो तो उसको बोलते हैं क्वाइज। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, क्वाइज, है ना। कोष्टक के बाहर अगर 2 लिखा हो तो उसको क्वाइज बोलते हैं साइंस में। ठीक है, या जब भी ऐसे सूत्र होते हैं तो उनको क्वाइज बोलते हैं, कोष्टक के बाहर हो तो। ठीक है, चलो जी, तो हमने सार के बारे में हमने जाना कि सार क्या होता है। तो सार अभी बताया कि सार स्वाद में खट्टे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और व्यवहार में जो साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखो, होता क्या है कि जो अम्ल और सार हैं, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। अम्ल और सार जो है, इनमें अगर हम पानी मिलाते हैं, है ना, तो पानी मिलाने के आधार पर, यानी पानी की मात्रा के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये आगे जाके बहुत काम आएंगे। छोटी चीज है लेकिन समझने लायक है। एक तो होता है दोस्तों तनु अम्ल या सार, तनु अम्ल या अपन सार कह सकते हैं ना, दोनों को साथ में लिख देता हूं ना, ऐसे बोलते हैं तनु अम्ल और तनु सार, तो दोनों को साथ में समझा देते हैं। इसी प्रकार एक होता है सांद्र अम्ल या सार, सांद्र अम्ल और सार। ठीक है, तो एक तो होता है तनु और एक होता है सांद्र। देखो, समझने की कोशिश करना, तनु अम्ल और सार किसे कहेंगे, इसी प्रकार सांद्र अम्ल और सार किसे कहेंगे। तो यदि, ध्यान समझना परिभाषा, यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा, किसकी मात्रा, जल की मात्रा अधिक हो, है ना, मात्रा क्या हो दोस्तों, अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं तनु अम्ल या सार कहते हैं, है ना, या सार कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल या सार कहते हैं। यदि अम्ल और सार में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल या सार कहते हैं। लेकिन यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा, किसकी मात्रा, जल की मात्रा कम हो, किससे, अम्ल और सार से, मात्रा कम हो, कम किससे, यदि अम्ल और सार में जल की मात्रा अम्ल सार से, है ना, अम्ल या सार से, है ना, सार से क्या हो, कम हो,
कम हो तो उसे सांद्र अम्ल या सार कहते हैं। ठीक है, अम्ल या सार कहते हैं। ये बात समझ में आई आपकी? देखो समझने की कोशिश करना, यदि अम्ल या सार में जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन, तनु अम्लीय सार कहते हैं। और सांद्र अम्लीय सार कहते हैं, इसे कहते हैं यदि अम्लीय सार में जल की मात्रा अम्ल सार से कम हो तो उसे बोलेंगे सांद्र अम्लीय सार। जैसे समझने की कोशिश करना, हमारे पास ये एक गिलास है, ठीक है, कांच का गिलास है। अगर इसमें 5 ml तो है अम्लीय सार, ठीक है, और 100 ml है जल, तो मुझे बताइए इसमें किसकी मात्रा अधिक है? जल की मात्रा अधिक है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, तनु अम्लीय सार होगा। इसी प्रकार यदि 100 ml तो हो जाए अम्ल और सार और 5 ml हो जाए जल, तो यहां पर किसकी मात्रा अधिक है? अम्ल और सार की मात्रा अधिक है, इसलिए क्या होगा, सांद्र अम्ल और सार होगा। आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो हमने देखा बेसिक रूप में, ठीक है, अम्ल और सार के बारे में। अब हम यहाँ पर थोड़ा और अध्ययन करते हैं लवण के बारे में। ठीक है, लवण क्या होता है? देखो लवण कैसे बनता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लवण है ना, लवण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्ट। ठीक है, ओके, SALT, ठीक है, सोल्ट बोला जाता है। तो ध्यान समझना, जब भी अम्ल और ऐसे कह सकते हैं अम्ल और सार, है ना, कौन कौन, अम्ल और सार, अम्ल और सार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यानी अम्ल और सार की क्रिया करवाने पर क्या बनता है? लवण बनता है, साथ में जल भी बाहर निष्कासित होता है। तो अम्ल और सार की अगर क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? लवण बनेगा, और लवण बनने के साथ साथ जल भी बाहर निष्कासित होता है। ठीक है, तो लवण कैसे बनता है? अम्ल और सार की क्रिया करवाने से लवण बनता है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि लवण भी 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण 3 प्रकार के होते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से लवण होते हैं। तो सबसे पहला जो लवण होगा, लवण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उदासीन लवण। कौन सा? उदासीन लवण। उदासीन लवण, देखो उदासीन लवण कब बनता है, कैसे बनता है ये समझना। जब प्रबल अम्ल, ध्यान देना, प्रबल अम्ल व प्रबल सार। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये प्रबल अम्ल और प्रबल सार क्या है। इसके लिए अभी तो आपको इनको याद रखना है। जस्ट अभी थोड़े से समय के बाद या अगली वीडियो में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अम्ल और प्रबल सार के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल व प्रबल सार की क्रिया से उदासीन लवण बनता है। की क्रिया से क्या बनता है? उदासीन लवण बनता है, लवण बनता है। बात समझ गए? यानी कि जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल सार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। जैसे समझते हैं HCl। अब देखो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH दोनों प्रबल है। ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है। ये सार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रबल है ना। कैसे, आगे समझेंगे। तो जब दोनों क्रिया करेंगे तो यहां पर बनेगा हमारे पास NaCl प्लस H2। तो यहां पर इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक का सूत्र होता है। तो ये उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन। ठीक है, कैसा होगा ये? उदासीन। अच्छा, उदासीन क्यों है? क्योंकि देखो Na, अगर इसको तोड़ेंगे अपन तो Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है। तो दोनों पर आयनों की संख्या क्या है? समान और ऑपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उदासीन लवण बन जाता है। ठीक है, तो यानी जहां पर भी आयनों की संख्या समान होती है तो वहां पर उदासीन लवण बनता है। ठीक है, अम्ल और सार की क्रिया, ये भी ध्यान, अम्ल और सार की क्रिया करवाने पर। ओके, तो ये समझिए कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल सार क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। तो साथ में इस परिभाषा के साथ में आप ये रिएक्शन भी लिख लेना। ठीक है, तो ये उदासीन लवण है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड होगा दोस्तों उदासीन लवण के बाद अम्लीय लवण। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान समझना है। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होता है समझने की कोशिश करना। प्रबल अम्ल, इस बार देखो अम्ल क्या होगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल सार,
दुर्बल सार की क्रिया से क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनता है, लवण बनता है। समझना, अम्लीय लवण कब बनेगा, जब अम्ल तो क्या होना चाहिए, प्रबल, और जो सार जो होगा वो दुर्बल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल सार की क्रिया से क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनता है। तो अब जो अम्लीय लवण है, ध्यान समझना, अम्लीय लवण, इसका भी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे HCl। अब HCl बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है, ठीक है, जबकि NH4OH जो सार हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दुर्बल है। तो जब दोनों की रिएक्शन होगी तो NH4Cl प्लस H2O, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड जो बना, ये अम्लीय लवण होगा दोस्तों। कैसा होगा, अम्लीय लवण। अच्छा, अम्लीय लवण क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो अम्ल है वो प्रबल है और जो सार है वो कैसा है, दुर्बल, इसलिए अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा हो गया। तीसरे प्रकार का जो लवण होगा वो होगा सारीय लवण। कौन सा होगा, सारीय लवण होगा। अब देखो, सारीय लवण में क्या होगा दोस्तों, जो अम्ल होगा वो दुर्बल होगा, तो अपन कहेंगे दुर्बल अम्ल और प्रबल सार, दुर्बल अम्ल और प्रबल सार की क्रिया से क्या बनता है, बताइए जल्दी से, सारीय लवण बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, सारीय लवण बनता है, सारीय लवण बनता है। यानी कि देखो, अम्लीय लवण कब बनेगा, जब अम्ल प्रबल होगा और सार दुर्बल होगा, जबकि सारीय लवण कब बनेगा, अम्ल दुर्बल होना चाहिए और सार क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, तो सारीय लवण बन जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल में लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, इनको नोट करते रहना ना भाई। चलो, तो अभी हमने देखा सारीय लवण कब बना, सारीय लवण कब बना भाई, सारीय लवण तब बनेगा जब अम्ल तो कैसा होगा, बताइए, दुर्बल, अम्ल कैसा होगा, दुर्बल, और सार कैसा होगा, प्रबल होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, सारीय लवण बन जाएगा। तो अब यहां पर भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अम्ल को दुर्बल करना है, अम्ल को कैसा करना है, दुर्बल करना है, तो हम देखते हैं CH3COOH, तो ये है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल, और जो कि ये दुर्बल प्रकृति का होता है, दुर्बल अम्ल है ना। प्लस अब सार कैसा लेना है, प्रबल लेना है, तो NaOH, जब दोनों की रिएक्शन होगी दोस्तों, यहां बनेगा CH3COO माइनस प्लस CH3COO माइनस प्लस CH3CONA प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O, तो यहां पर ये बन गया हमारे सोडियम एसीटेट। क्या है ये, सोडियम एसीटेट है ना, सोडियम एसीटेट, जो कि ये जो लवण है सोडियम एसीटेट, ये कौन सी प्रकृति का होगा, ये होगा सारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होगा, सारीय प्रकृति का होगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में भी पूछी जाती है। और क्या परिभाषा है, तो पहले तो एक बार बताओ मुझे, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, ध्यान देना, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं आप, तो मैं उसका आपको जवाब, या आपको या तो पर्सनल पूछ सकते हैं या आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और एक और बात ध्यान देना, अगर जिसने भी अभी तक वीडियोस को सब्सक्राइब यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो तुरंत जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, समझ में, मुझे विश्वास है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस है दोस्तों, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्रिस्टलन जल है ना। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा, साथ के साथ लिख लीजिएगा, समझते हैं फिर। लवण के इकाई सूत्र ना, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं के, है ना, जल के अणुओं की
जो निश्चित संख्या ना, जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों क्रिस्टलन जल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब समझते हैं, देखो अभी हमने डेफिनेशन में समझा कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे समझो, है ना, जैसे CaSO4.2H2। अब मुझे बताइए कैल्शियम सल्फेट .2H2, इसमें जल के देखो ये एक सूत्र है और इसमें जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो बताइए यहाँ पर जो क्रिस्टलन जल के अणु की संख्या होगी, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या जो है बताओ कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यानी कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसी को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो देखिए CaSO4.2H2, तो यहाँ पर जल के अणुओं की कितनी संख्या है, 2, इसलिए क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2। और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, .10H2, सोडियम कार्बोनेट .10H2। अब मुझे बताइए इसमें आप देख रहे होंगे कि जल के कितने अणु हैं, 10। तो यानी क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी होगी, क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या बताइए जल्दी से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक और मैं सूत्र लिख रहा हूं, आप वो कमेंट में जरूर जवाब देना, है ना। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2। अब जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताइए ना, कमेंट में जाके जरूर लिखना है। तो कितनी हो जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना ना। तो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या आपको बतानी है यहाँ पर, तो कितनी होगी वो मुझे पता नहीं है, आपको कमेंट में जाके लिखना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो सूत्र है आपको माइंड में आ रहा हो इतना बड़ा सूत्र भाई किसका है, तो दोस्तों ये है फिटक रेखा। किसका है, फिटक रेखा, जो कि ना जो जब दाढ़ी बनाने जाते हैं तो दाढ़ी बनाते वक्त जब कट लग जाता है या ऐसी शेविंग करते हैं तो वहां पर वो फिटकरी हमारे यूज करता है। ठीक है, तो ये फिटकरी का सूत्र है और यहाँ पर आपको क्रिस्टलन जल की संख्या बतानी है। ठीक है, कमेंट में जाके आपको जरूर बताना है। चलो तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम और इसका अगला पार्ट आगे दूसरे पार्ट में आगे अपन स्टार्ट करेंगे। इनकी कुछ अवधारणा है, अम्लसार की कुछ अवधारणा है 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तुरंत जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।